India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोयला घोटाला मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा की दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्हें निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। वे इस सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि मधु कोड़ा ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और मधु कोड़ा झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसला पर रोक लगाना चाहता है जो कि चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में सीबीआई की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने कहा कि वह कोर्ट के पहले के फैसलों पर गौर करे जिसमें ये कहा गया था कि सजा के निलंबन का दायरा बेल के मामलों में निर्धारित दायरे से अलग है। चीमा ने सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले पर गौर करने पर सहमति जताई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी सिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी हुई मधु कोड़ा की याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने कोड़ा की याचिका पर विरोध करते हुए कहा कि ये विचार योग्य नहीं है। निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2017 को झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव H.C. गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एक बसु और मधु कोड़ा के करीबी रहे विजय जोशी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। ये मामला झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित अपने आपको बता दें कि कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को गलत तरीके से आवंटित करने से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वे स्टूडेंट एक्टिविस्ट शर्जील इमाम द्वारा दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत की मांग करते हुए दायर याचिका के शीघ्र निपटान के अनुरोध पर विचार करें जो अप्रैल 2022 से लंबित हैं। जस्टिस बेलाम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट को उसकी जमानत के मामले पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से अगली तारीख पर जमानत आवेदन का यथाशीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी और उम्मीद है कि हाईकोर्ट उक्त अनुरोध पर विचार करेगा। पीठ ने कहा है कि मामला 25 नवंबर को हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए याचिका पर जोर नहीं दे रहे हैं। जमानत की सुनवाई में तेजी लाने के लिए राहत को सीमित कर दिया। दवे ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21 उपधारा 2 के अनुसार हाईकोर्ट को 3 महीने के भीतर अपील जो है उस पर निर्णय लेना चाहिए। दवे ने कहा कि जमानत खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली इमाम की अपील 29 अप्रैल 2022 को दायर की गई थी। इससे 64 पर स्थगित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता ने 8 पोस्टिंग पर समय मांगा था। जस्टिस त्रिवेदी ने जब बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज है तो दवे ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के लिए यूएपीए एक्ट के तहत केवल एफआईआर से संबंधित था। इमाम पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए 2020 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे साजिश
के आरोपों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें 28 जनवरी 2020 को हिरासत में लिया गया। तब से मुकदमा लंबित है और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। गुजरात राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भरोसा दिया है कि सोमनाथ में भूमि जहां हाल ही में अधिकारियों द्वारा संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, सरकार के पास रहेगी। न्यायालय के समक्ष मामले की अगली सुनवाई तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। राज्य ने ये दलील तब दी कि जब न्यायालय गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गुजरात के सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और घरों के विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार किया गया। थोड़ी देर तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन खंडपीठ ने याचिका को 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया, जिस दिन सुमास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर अवमानना याचिका सूचीबद्ध है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोमनाथ में विध्वंस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके किया गया था। याचिकाकर्ता ओलियादेन समिति जूनागढ़ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकारी भूमि पर मंदिर स्थित है और ऐसे में उन्हें ध्वस्त नहीं किया गया है और केवल दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिब्बल ने कहा कि विध्वंस का कारण ये बताया गया कि वे अरब सागर के पास है, इसीलिए जल निकाय के पास है। संरक्षित स्मारकों को जमीन पर गिरा दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि विरासत स्मारकों, प्राचीन दरगाहों और कब्रिस्तानों को ध्वस्त किया गया। गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की गई जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रही थी। एसजी ने इस बात से भी इनकार किया कि वे संरक्षित संरचनाएं थी। कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने के दोषी हैं और जस्टिस गवाई ने मौखिक रूप से कहा है कि हम बहाली का आदेश भी दे सकते हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा है कि उनके मुवक्किल के पास 1903 में तत्कालीन रियासत द्वारा जारी भूमि आवंटन का एक दस्तावेज है। अहमदी ने कहा कि एक संरचना को प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत का फैसला बरकरार रखा गया। उक्त फैसले के कथित रूप से करोड़ों रुपए के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच अभियोजन की मंजूरी दी गई थी। अपील में अंतरिम राहत के तौर पर एकल न्यायाधीश पीठ ने 24 सितंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना या राज्यपाल से मंजूरी मांगना उचित था। पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। बता दें आपको कि याचिका में वर्णित तथ्यों के निसंदेह जांच की आवश्यकता होगी और इस तथ्य के बावजूद सभी कृतियों का लाभार्थी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि याचिकाकर्ता का परिवार है। याचिका खारिज की जाती है। न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट के आगे कहा गया कि राज्यपाल के मंजूरी आदेश में किसी भी तरह का विचार न करने का दोष नहीं है। इसने आगे कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें विचार न करने का आभास हो बल्कि वास्तव में विचार का भरपूर उपयोग हो। ये भी देखा गया है कि धारा 17A PC एक्ट के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। यदि प्राधिकारी ऐसा करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल के कथित जल्दबाजी के निर्णय के आदेश को दूषित नहीं किया और ये आदेश अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमोदन तक सीमित है। BNSS की धारा 218 के तहत मंजूरी देने वाला आदेश नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी दोषी की सजा को निलंबित करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा लगाई गई राशि जमा करने की शर्त का पालन करना अपीलकर्ता के लिए असंभव है, तो यह अपील करने के उसके अधिकार को विफल कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब भी जुर्माने की सजा को निलंबित करने के लिए प्रार्थना की जाती है तो अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा को बिना शर्त या शर्तों के साथ निलंबित किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय को ये ध्यान में रखना होगा कि अगर जुर्माने की सजा को निलंबित करते समय राशि जमा करने की शर्त लगाई जाती है तो वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए उसका पालन करना असंभव हो। ऐसी शर्त सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार को पराजित करने के बराबर हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के खंडपीठ ने 46 लाख रुपए के गबन के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली अपील की भी खारिज आपको बता दें कि कर दी है। और बताया भी जा रहा है कि जिस तरह से ये अपील खारिज की गई है, प्रतिवादी अशोक सिरपाल को विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने 27 जनवरी 2016 को आईपीसी की धारा 420 और 419 के साथ धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) डी और 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें 7 साल के कठोर कारावास और 95 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सिरपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपने सजा के खिलाफ अपील की। 29 सितंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलकी और एक जमानती पेश करने पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को सीबीआई ने मौजूदा अपील में चुनौती दी थी। 19 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि सिरपाल ने 95 लाख रुपयों की जुर्माना राशि जमा नहीं की है। कोर्ट ने उन्हें 3 महीने में 15 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा न करने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। सिरपाल ने उक्त राशि जमा कर दी है। सीबीआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने केवल 7 साल की सजा को निलंबित किया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को निलंबित नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी अभियुक्त के खिलाफ जारी किया गया जुर्माना भरने का निर्देश भी एक सजा है। न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम झारखंड राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि अपीलीय न्यायालय कारावास की सजा और जुर्माने की सजा दोनों को सशर्त या बिना शर्त निलंबित कर सकता है। ICRA लिमिटेड बनाम सेबी मामले में मुंबई ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। दरअसल ICRA लिमिटेड सेबी के साथ पंजीकृत एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सेबी ने 2016 में ICRA के खिलाफ एक जांच शुरू की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कुछ कंपनियों के लिए भ्रामक क्रेडिट रेटिंग जारी की थी। सेबी ने ICRA को कथित उल्लंघन का दोषी पाया और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर जुर्माना लगाया। ICRA ने तर्क दिया है कि सेबी का अधिकार क्षेत्र प्रतिभूति बाजारों के विनियमन तक ही सीमित था और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विनियमन तक इसका विस्तार नहीं था। ICRA ने तर्क दिया कि वह सीधे प्रतिभूति बाजार में शामिल नहीं था और उसकी गतिविधियों को मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया गया था। ICRA ने आगे तर्क दिया कि नियामक ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। सेबी ने कहा कि उसके पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने का अधिकार है, क्योंकि उनकी गतिविधियों का प्रतिभूति बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और नियामक ने तर्क दिया कि भ्रामक का क्रेडिट रेटिंग से निवेशकों को नुकसान हो सकता है और वित्तीय प्रणाली अस्थिर हो सकती है। अब सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और जानते हैं इंडिया लीगल एसोसिएट फरहत नईम से, जो कि मुंबई में इस केस को कवर कर रही हैं। फरहत, बताएं कि आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। जी, तो सिक्योरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल में ICRA लिमिटेड का आज केस लिस्टेड था। तो ICRA लिमिटेड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
ना, इन्हें हम लोग CRA भी कहते हैं। तो इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है कि वो बिजनेस, कंपनी, गवर्नमेंट इनकी क्रेडिट वर्दिनेस बताए, यानी कि उनकी पेइंग बैक कैपेसिटी, उनकी पेइंग बैक एबिलिटी को बताए कि अगर आपने उन्हें पैसे दिए हैं कि कल वो पैसे लौटा पाएंगे भी कि नहीं। इंडिया में ये एजेंसी सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन ऑफ 1999 ऑफ सेबी एक्ट ऑफ 1992 से रेगुलेट की जाती है। Now, इन एजेंसीज की जो रेटिंग होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको रेटिंग आपकी कंपनी, गवर्नमेंट वो रेटिंग देंगे A++, B माइनस, B माइनस। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकली आपको रेटिंग्स दी जाती हैं बाय द CRA। ना, इंडिया में कुछ मेजर 7 क्रेडिट एजेंसीज हैं, उनमें से ICRA भी एक है। ना, बात करते हैं इस केस की। आज केस में जो सुनवाई हुई थी इस बारे में, तो सेबी ने 2016 में ICRA के अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, ये कहते हुए कि काफी कंपनीज को जो ICRA है वो गलत, मिसलीडिंग रेटिंग देता है, जिसकी वजह से जो ये कंपनियां हैं उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। सभी का कहना है कि ICRA ने सेबी के जो कई प्रोविजंस हैं उन्हें वायलेट किया है, जैसे कि फेयर डिस्क्लोजर, मार्केट इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट। और इसी के चलते सेबी ने सेक्शन 15H ऑफ सेबी एक्ट के अंदर ICRA को गिल्टी ठहराया। ना, ICRA का आर्गुमेंट ये था कि सेबी की जुरिस्डिक्शन सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन तक ही सीमित है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट करना उनकी अथॉरिटी में है ही नहीं, ये ICRA का कहना था। फिर इस पे सेबी का जो कंटेंशन था, सेबी का कंटेंशन ये था कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी एक्टिविटी सिक्योरिटी मार्केट को भी अफेक्ट करती है, और अगर ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये गलत, मिसलीडिंग रेटिंग अगर देती हैं कंपनीज को, बिजनेसेस को, तो इसकी वजह से जो मार्केट है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, मार्केट में रेट्स गलत चले जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस भी हो सकता है और मार्केट हमारी ओवरऑल डिस्टेबलाइज हो जाएगी, एक फिसाड क्रिएट हो जाएगा। तो इसी चलते फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में ICRA पर 25 लाख की पेनल्टी इम्पोज की, और इसी ऑर्डर को ICRA ने अभी SAT में, यानी सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल में इस वक्त अपील किया है। अभी जो अपील किया है उसमें आज के तारीख में उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिव्यू फाइल करने के लिए कहा है। सेबी को बेंच ने ऑर्डर दिया है कि वो रिव्यू अपनी एप्लीकेशन फाइल करें, और फिलहाल के लिए नेक्स्ट डेट दे दी गई है। तो इस मामले को हम लोग फिर से जानेंगे, अभी नेक्स्ट डेट जब लगेगी तो हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरहत, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्देश दिया है कि उसके परिसर में वाहन पार्क करने वाले किसी भी वादी, एडवोकेट आदि से फीस न ली जाए। चीफ जस्टिस सुशील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल के खंडपीठ ने कहा है कि ये न्यायालय निषेधाज्ञा जारी करता है। अब से हाईकोर्ट आने वाले किसी भी वादी, कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, वकील आदि से कोई भी पार्किंग फीस नहीं ली जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि इस आदेश का कोई भी उल्लंघन जो है वो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, और ऐसे में पृथ्वीराज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गई, जिन्होंने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा बार एसोसिएशन द्वारा वकीलों, सरकारी अधिकारियों, वादियों के साथ साथ इस हाईकोर्ट के कर्मचारियों से उनके वाहनों को हाईकोर्ट परिसर में पार्क करने के लिए पार्किंग फीस ली जा रही है। कोर्ट में 50 रुपए की पार्किंग रसीद जमा की गई है। कोर्ट ने नोट किया है कि इसमें भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दर्शाया गया। डिवीजन बेंच ने कहा है कि यूटी, चंडीगढ़ प्रशासन और हाईकोर्ट की अनुमति के बिना हाईकोर्ट परिसर में कोई पार्किंग फीस नहीं ली जा सकती। मामले को 8 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने पंजाब हरियाणा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों में एडवोकेट जनरल तथा
पंजाब एंड हरियाणा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को आदेश से अवगत कराने का निर्देश दिया है। ये जनहित याचिका व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हाईकोर्ट परिसर के कथित अवैध अतिक्रमण से भी संबंधित है। यादव ने तर्क दिया है कि अतिक्रमण से पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से 100 से अधिक स्टील आयरन बॉक्स खुले में पड़े हैं, जिनका उपयोग किसी भी राष्ट्र विरोधी संगठन द्वारा किसी भी विस्फोटक उपकरण को प्रत्यारोपित करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमे के साथ एक और राहत की मांग की जाती है, ऐसी अतिरिक्त राहत के लिए परिसीमा अवधि मुकदमे को नियंत्रित करने वाले अनुच्छेद द्वारा शासित होगी। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली थाजुद्दीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केस में क्लैरिफाई किया कि जब एक सूट में टाइटल का डिक्लेरेशन और एक एडिशनल रिलीफ दोनों मांगे जाते हैं तो लिमिटेशन पीरियड उस एडिशनल रिलीफ के रूल के हिसाब से फॉलो किया जाएगा। लिमिटेशन पीरियड का मतलब है कि किसी लीगल क्लेम को फाइल करने के लिए मैक्सिमम टाइम दिया गया है, जो एलिज्ड ब्रीच या इवेंट के डेट से काउंट किया जाता है। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी का ओनरशिप डिक्लेयर करवाने का सूट फाइल करता है और साथ ही उस प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस मांगता है, तो उस केस फाइल करने का टाइम लिमिट पोजेशन वापस लेने के रूल को फॉलो करेगा, जो कि 12 साल का होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये 3 साल का टाइम लिमिट फॉलो नहीं करेगा, जो सिंपल टाइटल डिक्लेरेशन के लिए दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कोर्ट ने यह भी समझाया कि जब तक किसी इंसान का प्रॉपर्टी पर राइट एग्जिस्ट करता है, वो अपने टाइटल का डिक्लेरेशन मनवाने के लिए बिना किसी फिक्स टाइम लिमिट के सूट फाइल कर सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.